नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कार्यपालिका और उसके कार्य। यह है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 5वीं में शामिल है। इसमें सरकार के अंग और उनके कार्य आधुनिक संदर्भ में, इसी में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होती है। सरकार के अंग और उनके कार्य आधुनिक संदर्भ में, तो सरकार के जो है 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सभी देशों में एक ऐसी संस्था होती है जो कानून बनाने का काम करती है। व्यवस्थापिका या विधानमंडल, इसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकता है, परंतु इसका मुख्य काम कानून बनाना ही होता है। कानून बनाना, उनमें संशोधन करना। दूसरा अंग जो इन कानूनों को लागू करता है वो कार्यपालिका, और तीसरा इनके आधार पर न्याय करता है और जो उल्लंघन करता है उनको सजा दी जाती है वो न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर जो संस्था बनती है उसे सरकार कहते हैं। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर जो संस्था बनती है उसको हम सरकार कहते हैं। कार्यपालिका शासन का वह भाग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन करता है। गिल क्राइस्ट के शब्दों में, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग व्यापक व संकुचित अर्थों में किया जाता है। व्यापक यानी बड़े रूप में अगर देखें तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। इस अर्थ में वे सभी संस्था शामिल है जिनका संबंध राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन से है। इसमें प्रशासनिक कर्मचारी भी शामिल है, जिसे ब्रिटेन व अमेरिका में स्थायी सेवा कहा जाता है। यानी स्थायी और अस्थायी जो कर्मचारी है वो सभी शामिल उसके अंदर किए जाते हैं। एक स्थायी प्रशासनिक सेवा होती है, दूसरी राजनीतिक जो चुनकर आते हैं, वो दोनों शामिल हैं इसमें। संकुचित अर्थ में वे ही व्यक्ति शामिल हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं व कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। इस अर्थ में ब्रिटेन में सम्राट, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, अमेरिका में राष्ट्रपति व उसका मंत्रिमंडल शामिल है। मंत्री को वहां पर सचिव कहा जाता है, के जो सचिव होते हैं वो सब शामिल है। कार्यपालिका शब्द को व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थों में समझा जाता है, परंतु राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए उसका संकुचित या संकीर्ण अर्थ ही लागू किया जाता है। इसमें कार्यपालिका अध्यक्ष और उसका सहयोगी उसके सहयोगी शासन तंत्र चलाते हैं, जबकि स्थायी प्रशासकों की जिम्मेदारी होती है कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीति को ईमानदारी से कार्य रूप में लागू करें। तो इसमें संकुचित अर्थ में ही उसको देखते हैं। अब इसमें कार्यपालिका के प्रकार, विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के कार्यपालिका प्रकार हो सकते हैं, जिनके 5 रूप मुख्य रूप से है। आप इस देख सकते हैं स्लाइड पर। पहला इसमें राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका। इसमें कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि व प्रशिक्षित स्थायी प्रशासक मिलजुल कर कार्य करते हैं। इनमें निर्वाचित प्रतिनिधि को राजनीतिक व प्रशासक को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। प्रशासक यानी स्थायी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल निर्वाचन पर, जबकि स्थायी का अवकाश दंड तक रहता है। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव होता है, MLA, MP, प्रधानमंत्री, इनका एक निश्चित समय होता है। स्थायी प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहकर कार्य करते हैं। उनका काम राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग देना होता है।
भारत में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका है। वह आईएएस व अन्य जो अधिकारी है स्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं। दूसरा नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन जहां होता है वहां ये अंतर किया जाता है। नाम मात्र कार्यपालिका वह होती है जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियां नहीं होती, वह राज्य करती है, शासन नहीं। सिद्धांत रूप में सारी शक्तियां उसके पास ही होती है, व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में सम्राट है और भारत में राष्ट्रपति। नाम के लिए वो सबसे ऊपर है, सारी शक्तियां उन्हीं के पास है, परंतु व्यवहार में इनका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये दोनों में संसदीय व्यवस्था में अंतर होता है। तीसरा, एकल व बहुल कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका की पूरी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित हो तो एकल कार्यपालिका होती है। सामान्यतः एकल कार्यपालिका ही होती है, जैसे अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। जबकि कुछ व्यक्तियों में तो बहुल कार्यपालिका होता है। इसका एकमात्र उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जहां 7 व्यक्तियों की एक समिति में ये शक्तियां होती है, जिसे संघीय परिषद कहते हैं। ये बारी बारी से परिषद का अध्यक्ष चुने जाते हैं और उसे संघ का राष्ट्रपति कहते हैं। इससे शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने का गुण होता है और वास्तव में एक लोकतांत्रिक ही होता है। फिर वंशानुगत व निर्वाचित कार्यपालिका। वंश यानी जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता रहता है। यदि यह वो वंश के आधार पर करता है तो वंशानुगत हो जाएगा। राजतंत्र जहां होता है वहां ऐसी व्यवस्था होती है। ब्रिटेन में सम्राट इसका उदाहरण है। सम्राट का पद उत्तराधिकार के आधार पर होता है, वंशानुगत के आधार पर होता है। और लोकतंत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। चुनाव का तरीका शासन की प्रणाली पर निर्भर करता है। अलग अलग देशों में चुनाव का तरीका अलग अलग होता है, परंतु एक निश्चित समय के लिए चुनाव किया जाता है। पांचवा, संसदीय अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी उसकी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक संसद के निम्न सदन में बहुमत रहता है तब तक कार्यपालिका पद पर रहती है, वरना त्याग पत्र देना पड़ता है। जैसे भारत और ब्रिटेन में है। भारत में लोकसभा, ब्रिटेन में कॉमन सभा में प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का बहुमत रहना आवश्यक होता है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का समय निश्चित होता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का 4 वर्ष निश्चित है। उन्हें व्यवस्थापिका में बहुमत का समर्थन आवश्यक नहीं है। पद से हटाने का तरीका महाभियोग होता है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, जो बिडेन नए चुनकर आ गए, जो 20 जनवरी 2021 को कार्यग्रहण करेंगे। परंतु उससे पहले ही जो निम्न सदन है अमेरिका में, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और उच्च सदन है, तो उसमें महाभियोग का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पास किया गया है। वो सीनेट में जाएगा, तो उस पर सुनवाई होगी। तब तक 20 जनवरी हो सकता है आ जाएगी। तो सामान्यतः 20 जनवरी को जो बिडेन जो है पद ग्रहण कर लेंगे। परंतु हटाने का तरीका वो महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। फिर कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका के जो मुख्य मुख्य कार्य इसमें बताए गए कि प्रशासनिक कार्य। पहला, कार्यपालिका सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है देश के प्रशासन का संचालन करना है। आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना वह प्रमुख कार्य है जिसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। वह पुलिस व सेना की व्यवस्था भी करती है, जबकि आंतरिक व बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा भी करती है। कानून निर्माण संबंधी। सामान्यतः कानून निर्माण का काम व्यवस्थापिका का होता है, परंतु कार्यपालिका भी इसमें भाग लेती है। अधिकांश राज्यों में कार्यपालिका को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने तथा निम्न सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। विशेष परिस्थितियों में राज्य अध्यक्ष अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है, जिसका प्रभाव कानून के समान होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका ही कानून निर्माण में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। संसद द्वारा पारित विधेयक राज्य अध्यक्ष के वीटो के अधीन होते हैं। वीटो यानी निषेधाधिकार, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, या उसके वीटो कई प्रकार है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है। नहीं, अमेरिका में संसद को या व्यवस्थापिका कांग्रेस कहते हैं, वो उदाहरण लिया गया। वो वीटो का प्रयोग भी कर सकता है,
वीटो के प्रकार जैवी वीटो और निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। और कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत नियम व उपनियम बनाती है, यानी व्यवस्थापिका के पास काम ज्यादा होता है और तकनीकी जानकारी कम होती है, तो इसलिए काम वो कार्यपालिका को दे दिया जाता है या किसी समिति को दे दिया जाता है, तो उसके तहत भी ये कार्यपालिका कानून निर्माण करती है। न्यायिक कार्य, सभी देशों में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति या सम्राट को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वे अपराधियों को क्षमादान दे या उनकी सजा को कम कर दे या स्थगित कर दे। प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना भी की जा सकती है। देश के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो यानी ये जो न्याय के काम है, परंतु वो कार्यपालिका के क्षेत्र में भी आते हैं। क्षमादान करना है, न्यायालयों की स्थापना है और न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। वित्तीय काम, कार्यपालिका देश का वार्षिक बजट तैयार किया, कार्यपालिका ही करती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है बजट, उसे व्यवस्थापिका की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालिका ही यह निर्धारित करती है कि कितने कर लगाए जाए, समाप्त किया जाए, संशोधन किया जाए। यह देखना भी कार्यपालिका कार्य की बजट की व्यवस्था जो बजट की व्यवस्था की गई है, संसद द्वारा पारित किया गया है, उसी के अनुसार काम किया जा रहा है या नहीं, यानी ये तैयार कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है और पारित व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, कार्यपालिका जो प्रधान होता है विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है, विदेशों से अपने देश में आने वाले राजदूतों का स्वागत करता है। हर देश एक दूसरे में राजदूत रखता है। और ब्रिटेन के जो अधीन जो देश रहे थे, जिनका कॉमनवेल्थ है, उनमें उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, उच्चायुक्त कहा जाता है। उनकी नियुक्ति करना, उनका दूसरे माध्यम से स्वागत करना। कार्यपालिका अन्य राज्यों से संधि समझौते भी करती है, वह विदेश नीति का निर्धारण और संचालन करती है। हालांकि विभिन्न कारणों से इस क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, परंतु कार्यपालिका की अंतिम रूप से प्रभावशाली होती है, यानी कार्यपालिका ही अंतिम रूप से प्रभावशाली होती है। फिर सैनिक संबंधी कार्य यानी रक्षा का मान सकते हैं। बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का प्रमुख काम है। इसके लिए जल, थल, वायु सेनाओं का नियंत्रण करती है। कार्यपालिका का अध्यक्ष इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है और आवश्यकता होने पर देश की रक्षा हेतु सेनाओं का आवश्यक निर्देश दे सकता है। अन्य काम, सभी देशों में कार्यपालिका द्वारा विशेष प्रतिभा रखने वाले नागरिकों को उपाधियों का वितरण किया जाता है। विदेशियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किया जाता है और एक तरह से देश का प्रमुख नेता ही होता है और जो विदेशों में भी नेतृत्व करता है। संसदीय और देशात्मक व्यवस्था में कामों में थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है। कार्यपालिका कार्य में वृद्धि, कारण वर्तमान समय में देखते हैं कि व्यवस्थापिका के काम कम हुए हैं और कार्यपालिका के काम बढ़ गए हैं। इसके कुछ कारण हैं जो आप इस पर देख रहे हैं। 6 मुख्य कारण इसमें बताए गए। पहला तो केंद्रीकरण, संघात्मक शासन हो या एकात्मक, प्रशासन, राजनीतिक दल अथवा सरकार के विभिन्न अंगों को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीकरण हो चुका है। अमेरिका व भारत जैसे देशों में केंद्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है इनकी। उन सब शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका ही करती है जो संविधान में शक्तियों के वितरण की सूची के अलावा विकसित हुई है। धीरे धीरे शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ है, डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि इससे शक्तियां संघ सरकार या केंद्र सरकार के पास आ रही है। दूसरा, लोक कल्याणकारी, राज्य का रूप है लोक कल्याणकारी, यानी राज्य भलाई के काम करता है, जनता की भलाई से संबंधित काम करता है, तो उसको ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रत्येक नागरिक चाहता है कि उसके लिए अधिक से अधिक लाभकारी कार्य किया जाए। बेरोजगारी, आर्थिक प्रतियोगिता, अच्छा जीवन स्तर का व्यवस्था करना प्रत्येक देश की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इसके लिए बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया है। इससे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। देखिए, आर्थिक संकट, वर्तमान युग आर्थिक संकटों का युग है। प्रत्येक देश की समस्याएं जटिल है। ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूपों में, जैसे अकाल, बाढ़, आतंकवाद, अन्य देशों से संबंध। ऐसे समय में कार्यपालिका के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वर्तमान में 2021 में भी देख रहे हैं जो कोविड-19 आया है, पहला केस इसका दिसंबर 2019 में आया, 2020 में सर्वाधिक फैला और 21 में इसके वैक्सीन भी तैयार हो गई है।
ऐसे समय में एक संकट आ गया, पूरी दुनिया पर एक आर्थिक संकट भी आ गया है, एक आर्थिक मंदी की स्थिति महसूस की जा रही है। पर ऐसे समय में सरकार की जो शक्तियां भी बढ़ रही है, उसको केंद्र सरकार, संघ सरकार को ज्यादा काम करने पड़ रहे हैं। देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति पहली बार लागू किया गया, लॉकडाउन सब चर्चा में आया। तो इस तरह के संकट आ रहे हैं, ऐसे समय में कार्यपालिका की शक्तियों में ज्यादा वृद्धि हो रही है, उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों का विकास, प्रत्येक देश में राजनीतिक दलों का विकास हो चुका है। राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन पाया जाता है और सदा अपने नेता के नेतृत्व में काम करते हैं। इससे भी कार्यपालिका का काम बढ़ा और उसको जन समर्थन भी मिला। संचार के साधनों का विकास, संचार साधनों के विकास कारण कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है। कार्यपालिका जनता से सीधा संपर्क कर सकती है, अपनी नीतियों के समर्थन के लिए अपील कर सकती है। अब मीडिया और मीडिया के साथ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके द्वारा भी सरकार जनता से सीधा संपर्क रखती है और उसका एक तरह फीडबैक उनको मिलता रहता है। तो इससे भी उसकी कार्यपालिका की शक्तियों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरकार सीधे अपील जनता से भी कर सकती है। फिर व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी। आधुनिक समय में क्या हुआ कि व्यवस्थापिका का रूप को बदल गया है। वो कानून को पास करने वाली संस्था रह गई है, उसका निर्माण कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। वो प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत कार्यपालिका उसका निर्माण करती है और व्यवस्थापिका उसको पास कर देती है। यानी व्यवस्थापिका की शक्तियों को कार्यपालिका ने प्राप्त कर लिया है। इस तरह हम देखते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है और इसके बहुत सारे कारण भी हैं। और इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि कार्यपालिका ने एक आज महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है, वह जनमत के अधिक निकट सिद्ध हुई है। परंतु शक्तियों में वृद्धि का अर्थ उसकी स्वेच्छाचारिता में वृद्धि नहीं है। स्वेच्छाचारिता यानी मनमर्जी वृद्धि नहीं है, उसके लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों में वृद्धि हुई है। ये आप, उम्मीद करता हूँ इसको आपने अच्छी तरह समझा होगा। इस वीडियो को कई बार देखें और इसको समझें। क्वेश्चन जनरली इनसे पूछा जाता है। धन्यवाद।